मैं रिपु कुमार केपीएस एकेडमी में फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से तीसरी वीडियो लेकर आया हूं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पहली वीडियो जो बनाई थी मैंने वो इस्लाम का उदय कैसे हुआ। उसके बाद में दूसरी जो वीडियो बनाई थी मैंने सिंध पर अरबों का आक्रमण, और ये तीसरी वीडियो है जो अरब आक्रमण का प्रभाव, जो अरब आक्रमण का प्रभाव, जो अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पर या सिंध के कुछ हिस्सों पे, तो उस पे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने। और मेरी पूरी वीडियो को देखना, और पूरी वीडियो देखने के बाद में उस पर कमेंट भी करना, क्योंकि कुछ उन्होंने लिखा है कि वीडियो देखो जैसी सुविधा है उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। इतना मेरा सिस्टम नहीं है या इतना मेरा हाई फाई में फैमिली से नहीं हो कि आपके लिए पूरा डिजिटल और पूरा कैमरा से नहीं, मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ। और अब अरबों की सिंध की विजय, इसमें क्या था कि पहला इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद में अरबों पर जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। और जब विजय प्राप्त करने के बाद में इनका जो मेन उद्देश्य था, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या था कि वो एक आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते थे। मतलब उनका एक उद्देश्य था अपना साम्राज्य को बढ़ाना, जिससे कि यहाँ से भारत पर आक्रमण किया जाए। और आर्थिक स्थिति, क्योंकि उस टाइम पे भारत की आर्थिक स्थिति पहले से ही आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत थी, तो इस पे जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस सिंध के आक्रमण करने के बाद में कोई मोहम्मद बिन कासिम ने कोई इसका सिंध पर आक्रमण करने के बाद में कोई ढांचा या कोई ऐसा शासन नहीं उसने पूरा खड़ा किया गया था जिससे कि कोई प्रभाव पड़े। क्योंकि जब सिंध पर आक्रमण किया था उन्होंने, तो सिंध के लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अरबों को सहायता दी, और जो दाहिर था उसके सहयोग नहीं किया। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, उसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में जो कुछ लूट या जो कुछ मिला वो उसको खलीफा को जाके दे दिया। तो उसने, कहने का मतलब ये है कि उसने कोई ऐसा ढांचा तैयार नहीं किया था जिससे कि खलीफा या वहाँ के गवर्नर या अरब जो सेनापति हैं या वहाँ से जो आता था कि उसको शासन को अच्छी तरह से चला सकें। जब इन्होंने पहले क्या करा, इन्होंने सर्वप्रथम जो अरब आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने सिंध विजय के दौरान धर्मांधता की नीति अपनाई। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, इस्लाम की नीतियों और इस्लाम धर्म को अधिक से अधिक बढ़ाना। क्योंकि इस्लाम धर्म को उस टाइम पर उदय हुआ था, तो उनका उद्देश्य ये था कि भारत में जाकर इस्लाम को पूरी तरह से बढ़ाना और उसके धर्म परिवर्तन करना। तो इसलिए इन्हें धर्मांधता की नीति अपनाई। तो धर्मांधता नीति अपनाने के बाद में क्या होता है कि बलपूर्वक या कैसे भी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना और उसके आयातों या उसके जो धर्म इस्लाम धर्म में थे उनको बताना। यदि आप बताओगे, ये बताते थे, यदि आप धर्म को इस्लाम को कबूल नहीं करते थे तो ये हत्या कर देते थे, यदि कबूल कर देते थे तो धर्म परिवर्तन या तो बलपूर्वक से या आसान से। तो उसके बाद में जब आक्रमण करने के बाद में जब सिंध पर हुआ, तो धर्मांतर का उन्होंने नीति अपनाई अरबों ने, और धर्मांतर बलपूर्वक से या एक सहयोग से। तो इनको पता पड़ा कि ऐसे यहाँ शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या आती शुद्र थी, जो मैंने पहले ही बताया। वहाँ की जनसंख्या कितनी शुद्र थी, जिसमें मेड़ जाट और बुद्ध थे सबसे ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम पे जो सिंध प्रांत था, ये 4 प्रांत थे, तो जो सिंध था इसमें जनसंख्या शूद्रों की थी। सर्वप्रथम राजा सासी राय जो फर्स्ट था वो शूद्र राजा था। और आपको बताया था सासी राय का जो मंत्री था चच नाम का, उसने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद में वह शासन जबरदस्ती शासन किया, और उसका लड़का जो शासन ब्राह्मणवाद, वहाँ से चच नाम से जो मंत्री था, वहाँ से ब्राह्मणवाद चालू हुआ सिंध पे। तो बेशक सिंध पे ब्राह्मणवाद चालू हो गया, क्योंकि चच नाम एक ब्राह्मण था और उसका जो पुत्र था वो भी एक दाई ब्राह्मण था। क्योंकि जब बलपूर्वक से उसने वहाँ की सत्ता को हथिया लिया था, क्योंकि वहाँ के राजा सासीराम प्रथम को मारने के बाद में तो जनता तो नाखुश थी वहाँ की, क्योंकि उनका पहले राजा अच्छा था, उसके बाद में ये ब्राह्मण था।
कोई धर्म नहीं पढ़ सकते, कोई कथा नहीं सुन सकते, वही जो ब्राह्मणवाद होता है, जो कुछ जगह आज भी चलता है। उसकी बात चलो अलग है। पर उसके बाद में तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद में वहाँ से धन लूटा, धन लूटने के बाद में चला गया। कोई शासन या कोई ऐसी नींव नहीं डाली कि जो सिंध पर शासन किया जाए। तो इन्होंने धर्मांतर नीति अपनाई। उसके बाद में धर्मांतर नीति को त्याग कर, क्योंकि बलपूर्वक इस्लाम धर्म को कबूल करना, या तो बलपूर्वक या एक सहयोग से, किसी के सहयोग से, या फिर आसान से। क्योंकि पिता सिस्टम क्या था कि वहाँ पे शूद्र जाति थी, बौद्ध थे, जाट थे, मेट जाति थी, ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थे। तो इन्होंने देखा कि ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, आंदोलन हो जाएगा। तो इनमें जो धर्म परिवर्तन करने की जो नीति थी वो त्याग कर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, कहाँ के, सिंध के जो स्थानीय लोग थे, उनका सहयोग। और इन्होंने क्या करा, जो अरब सैनिक ने वहाँ गवर्नर नियुक्त किए गए। ठीक, अरब सैनिक के सेनापति थे, गवर्नर नियुक्त किए गए, और न्याय कर्मों के लिए काजी नियुक्त किए गए। ठीक है, दो नियुक्त किए, वहाँ के अरब सैनिक के गवर्नर नियुक्त किए गए और काजी न्याय कार्यों के लिए नियुक्त किए गए। काजी जो पद था वो ब्राह्मण के, क्योंकि ब्राह्मण था, ब्राह्मणवाद था उस टाइम पे, ब्राह्मण की सत्ता थी उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ब्राह्मणों को अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि शासन उससे दो बार से जो राजा हुए थे, तो शासन ब्राह्मणों का चल रहा था। जब भी उनने मरने के बाद में, दाहिर के मरने के बाद में भी, तो उन्होंने ब्राह्मण को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण अधीन करने के बाद में हम यहाँ शासन कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके काजी ने जो न्याय संबंध मामले थे, न्याय के मामले थे, क्योंकि जो काजी क्या करते थे, न्याय मामलों को देते थे, जो न्याय होता है तो उसका मामले को देते थे, और उनका जो न्याय मामले का जो समाधान होता था वो उसने, काजियों ने ब्राह्मण को अपने अधीन कर लिया, और ब्राह्मण के समाधान से ही न्याय कार्यों का दरबार में होने लगा, जो न्याय कार्य थे काजी और ब्राह्मण की। तो उसके बाद में जब काजी और न्याय द्वारा होने लगा, काजी के लोग से ब्राह्मण की सहायता से न्याय मामलों का समाधान करते थे। उसके बाद में क्या होता है कि इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, ठीक इसी समय जैसे ये चल रहा था सिस्टम, तो इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध पर जजिया कर लागू कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार जजिया कर किसने चालू करा, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो सिंध पर जजिया कर लागू किया। इसमें एक प्रावधान और था कि इसमें क्या था कि जो जजिया कर, आप लोग जानते हैं जजिया कर क्या होता है। जजिया कर ऐसा जो गैर मुस्लिम, मतलब इस्लाम जो मुसलमान ना होके जो गैर मुस्लिम अदर जाति, जैसे हमारी शूद्र जाति थी, जाट जाति थी, मेट जाति थी, बुद्धिस्ट थे, तो उन पे कर, जजिया कर लिया जाता था। परंतु एक बात और थी इसमें कि जो जजिया कर तो लिया जाता था सिंध में, ठीक, पर ब्राह्मणों को छोड़कर, हिंदू जाति में किसको, ब्राह्मण छोड़कर। क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था, तो क्योंकि सिंपल सी बात है, जो जजिया कर का जो अर्थ होता है गैर मुस्लिमों को कर लेना, जो गैर मुस्लिम जो कर लिया जाता था उसको जजिया कर बोलते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कर लिया जाता था। क्योंकि जजिया कर था सुरक्षा के लिए, जो वहाँ की सुरक्षा, व्यापार और सभी आ जाते थे। उसकी गैर मुस्लिम जो होते थे अदर जाति के, इस्लाम धर्म से, जो मुसलमान से अलग जो गैर मुस्लिम होते थे, उनको उन पर जजिया कर था। और हिंदू में भी क्योंकि जो गैर मुस्लिम तो हिंदू आएंगे, उसमें बौद्ध भी आएंगे और अदर भी आएंगे। तो उसमें ये था कि ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। किससे, ब्राह्मणों से। क्योंकि ब्राह्मणों से इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि जो न्याय काम, जो काजी के द्वारा जो गवर्नर, जो अरब सैनिक गवर्नर नियुक्त किए गए थे और काजी न्याय कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे, तो उसमें न्याय मामलों में समाधान के लिए ब्राह्मण उसमें शामिल किए गए अरब लोगों ने। क्योंकि जो न्याय काजी थे, क्योंकि इनका प्रावधान, इनका जो सिस्टम था कि सिंध पर कैसे न कैसे हमें शासन करना, यदि वहाँ के ब्राह्मण को हम अधीन कर लेंगे तो हम वहाँ से शासन कर सकते हैं। यदि वो जजिया कर उन ब्राह्मणों पर लगाते तो ब्राह्मण ऑब्जेक्शन उठाते, ब्राह्मण आंदोलन करते,
तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को छोड़कर बाकी के सभी पर जजिया कर लागू कर दिया। और देखें एक बार और, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले प्रथम इस्लाम अनुयायी अरब थे। ठीक है, ये तो बताया आपको कि प्रथम अनुयायी अरब थे। राजनीति की दृष्टि से अरब आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो राजनीतिक दृष्टि से अरब आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा। अरबों ने सिंध विजय के दौरान धर्मांधता की नीति अपनाई और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। नंबर 2, इनको ज्ञात हो गया था कि बिना स्थानीय लोगों के द्वारा सिंध पर शासन नहीं किया जा सकता और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा शासन का स्थायी ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आक्रमण करने के बाद में, क्योंकि आर्थिक जो अरब लोग थे उन्हें क्या काम था, आर्थिक को मजबूत करना, मतलब अपना क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाना और आर्थिक शक्तियों को मजबूत करना। लूट लाट के वो यहाँ से चले गए थे मोहम्मद बिन कासिम, तो इतना शासन एक ढांचा एक स्ट्रक्चर नहीं बना सिंध पे। नंबर 3, अरब सैनिकों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। किसके गवर्नर के रूप में? अरब सैनिकों को, तथा न्याय कार्यों के लिए काजियों को नियुक्त किया गया था। काजी लोग ब्राह्मणों की सहायता से न्याय मामले का समाधान करते थे। उसके बाद में नंबर 4, भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर लागू कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण को जजिया कर नहीं दिया जाता था, जो मैंने बताया आपको। और उसके बाद में जो अरब आक्रमण के सांस्कृतिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण माने जाए। जो अरब आक्रमण किया था उसमें सांस्कृतिक पहलू पर अधिक महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद में क्या होता है, जो अरबों ने भारतीयों से गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लिया। भारतीयों से किसने? अरबों लोगों ने। और जो दशमलव जो शून्य का और दशमलव जो प्रणाली थी, उसके बाद में अंक पद्धति, ठीक, क्योंकि अरबों ने भारत से क्या सीखा? अरबों ने भारत से गणित, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आदि के संबंधित में जानकारी भारत से प्राप्त की। और दशमलव जो प्रणाली है, किससे क्या क्या? गणित का ज्ञान भारत से, दर्शन का शास्त्र ज्ञान भारत से, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान भारत से, आदि से संबंधित जानकारी भारत से प्राप्त की। किसने? अरबों ने। और दशमलव जो प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली और शून्य व भारतीय अंक पद्धति, जो दशमलव प्रणाली या शून्य भारतीय जो अंक पद्धति थी, इसकी जानकारी अरब जो लोग थे भारत से जानकारी ली। और जो दशमलव जो अंक प्रणाली थी वो अरबी भाषा में उसको क्या बोलते थे? हिंदसा, क्योंकि अरब लोग गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शून्य, दशमलव प्रणाली की जानकारी अरब लोगों ने भारतीय विद्वानों से प्राप्त की। उसके बाद में जो भारतीय अंक पद्धति थी वो अरबी भाषा में उसको क्या बोला गया? हिंदसा के नाम से जाना गया। जो ब्रह्मगुप्त ग्रंथ थे उसमें क्या है कि जो ब्रह्मपुर के ग्रंथ थे, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य, अरब लोग ले गए यहाँ से उन ग्रंथों की कॉपी। और जो ग्रंथों ने ले जाने के बाद में तो एक बगदाद का एक खलीफा था मसूर। कौन था? बगदाद का खलीफा था मसूर, क्योंकि जो ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों के ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को अपने साथ ले गए। आगे चलकर साथ ले जाने के बाद में आगे चलकर खलीफा था बगदाद का मसूर। मसूर के समय एक अल्फ क्या था? उस विद्वान का नाम अल्फ हजारी विद्वान ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। किसका? ब्रह्म सिद्धांत का, जो ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ था। तो लिखने के बाद में वो अपने साथ ले गए अरब लोग। और आगे चलकर जो बगदाद का ये खलीफा था मसूर ने अरबी भाषा में, और जो अरबी भाषा में जो अनुवाद किया था उसका जो विद्वान का नाम था अल्फ हजारी ने
अरबी भाषा में अनुवाद किया। किसके सहयोग से? भारतीय विद्वान के सहयोग से। और जब भारतीय विद्वान के सहयोग से अरबी भाषा में जो ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया था तो उसका क्या नाम था? सिंध हिंद। सिंध हिंद, क्योंकि जो भारतीय अंक पद्धति अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था उसका क्या नाम था? हिंदसा। और जो ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य है ले गए थे साथ में, और उसे आगे चलकर बगदाद मसूर के दरबार में कवि था, वो अरबी भाषा में उस कवि का नाम था अल-फजारी। एक अल-फजारी विद्वान था, काफी बड़ा विद्वान था, अरबी का बहुत बड़ा ज्ञाता था ये। तो उसने ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को अरबी भाषा में अनुवाद किया भारतीय विद्वान के सहयोग से उसके दरबार में, और उसका जो नाम क्या दिया गया? सिंध हिंद। क्या दिया गया? सिंध हिंद के नाम से जाना गया। अरबों ने बगदाद में एक बैतुल हिकमत, एक ज्ञान गृह, मतलब एक ऐसा बगदाद में एक ऐसा किताबों का या एक ऐसा विभाग बनाया जिससे कि उसका विभाग का नाम था, जो पाठशाला या कोई ऐसा एक निर्माण किया महल का, जो उस महल का जो निर्माण था उसका नाम था बैतुल हिकमत। जो बैतुल हिकमत था ज्ञान गृह, मतलब कोई भी एक पाठशाला या कोई भी स्कूल है तो सिंपल सी बात है, जो पाठशाला है तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो कोई टीचर या कोई आचार्य या कोई भी टीचर जो भी टीचर है किसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होगी। तो इसलिए इन्होंने इस विभाग की स्थापना की, और विभाग का स्थापना का जो नाम दिया था बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत मतलब ज्ञान गृह की इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। कहाँ पर? बगदाद में। और जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ग्रंथों में अरबी भाषा का अनुवाद, जो आर्यभट्ट ग्रंथ थे उनका भी अरबी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अनुवाद का क्या नाम था? आर्जबहर। क्योंकि आर्यभट्ट के भी ग्रंथ के वहाँ पे अनुवाद हुआ था, जो अनुवाद होता था भारतीय सहयोग से होता था, तो इसी के माध्यम से बगदाद में उन्होंने एक नामक संस्था, जो संस्था थी बैतुल हिकमत, क्योंकि बैतुल हिकमत में मतलब ज्ञान गृह जो जाना जाता था, मतलब एक सिंपल सी बात है, ज्ञान गृह जो ज्ञान की प्राप्ति या किसी भी अरबी या फारसी भाषा में किसी भी पुस्तक को अनुवाद करना, ये एक विभाग था, मतलब काफी बड़ा एक पाठशाला नाम का एक विभाग था, एक महल था। ये महल में ही ये यहाँ पर अरबी भाषा में अनुवाद होता था। तो ये जितने भी अनुवाद हुए थे, या आर्यभट्ट ग्रंथों के अरबी भाषा का अनुवाद अर्जबहर, या इसमें ब्रह्म सिद्धांत या खंड काव्य का जो अल-फजारी विद्वान ने भारतीय का जो अनुवाद हुए थे वो इसी में ही हुए थे। किसमें? बैतुल हिकमत में, मतलब ज्ञान गृह नामक संस्था में हुए थे। तो आर्यभट्ट अरबी भाषा का अनुवाद, उसका क्या नाम था? अर्जबहर। ठीक, तो इसमें आपको फिर बताता हूं मैं, अरब आक्रमण के सांस्कृतिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण थे। जो अरब आक्रमण हुए थे उनकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या थी? सांस्कृतिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरबों ने गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि की संबंधित जानकारी भारत से प्राप्त की। दशमलव प्रणाली, शून्य, भारतीय अंक पद्धति का अरबी में अनुवाद हिंदसा के नाम से जाना गया। किसके नाम से? हिंदसा के नाम से। नंबर 7, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को अपने साथ ले गए थे। आगे चलकर जो बगदाद के खलीफा मसूर थे के समय अल-फजारी विद्वान ने भारतीय विद्वान के सहयोग से उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम सिंध हिंद के नाम से जाना जाता था। नंबर 8, अरबों ने बगदाद में बैतुल हिकमत ज्ञान गृह नामक संस्था की स्थापना की, जो भी अनुवाद होता था इस विभाग के अंतर्गत होता था। नंबर 9, आर्यभट्ट के ग्रंथों में अरबी भाषा का अनुवाद, जो आर्यभट्ट के ग्रंथ थे उनमें अरबी जो भाषा का अनुवाद हुआ था उसका क्या नाम था? क्या किसके नाम से जाना गया?
अर्धबहर के नाम से। किसके नाम से? अर्धबहर के नाम से जाना गया। इसमें आर्यभट्ट का अरबी भाषा में अनुवाद, फिर उसके बाद में पंचतंत्र अरबी भाषा में अनुवाद, पंचतंत्र अरबी भाषा में भी अनुवाद हुआ था, उसका नाम था कलीलाव दिमना के नाम से जाना गया। क्योंकि पंचतंत्र का भी अनुवाद हुआ, आर्यभट्ट का भी अनुवाद हुआ अरबी भाषा में, और आपका ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत खंड काव्य उसका भी अनुवाद हुआ, क्योंकि उसको हिंसा बोला जाता था। और उसके बाद में सिंध हिंद बोला गया, किसको? ब्रह्म सिद्धांत को। तो इसमें अनुवाद तुम्हारा ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत खंड काव्य का, और पंचतंत्र का, आर्यभट्ट ग्रंथों का, और भारतीय अंक पद्धति, ये इसमें अनुवाद हुआ। जब बगदाद में ये अनुवाद हुआ था, जो अरब ने आक्रमण किया भारत पे, उसके बाद में, क्योंकि अरब आक्रमण का जो प्रभाव था ये बरकरार चलता रहा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें क्या था कि अरब ने महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाए। अरब लोगों ने, उनकी सेना ने या उनके लोगों ने खलीफा के द्वार माध्यम से बंदरगाह बनाए। तो प्रथम बंदरगाह था आपका वो अल महफूजा। प्रथम जो बंदरगाह था, ये कुछ समझ आता है कि अरबों का प्रथम बंदरगाह, सिंध पर महत्वपूर्ण बंदरगाह जो बनाया था अरबों के द्वारा, वो प्रथम बंदरगाह क्या था? अल महफूजा। क्या नाम था उसका? अल महफूजा। उसके बाद में एक मैसूरा नामक तटीय बंदरगाह की स्थापना भी की थी। किसने? अरबों ने। ठीक है, प्रथम बंदरगाह अल महफूजा, उसके बाद में मंसूरा नाम तटीय बंदरगाह की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि सिंध में बनाए थे। और एक बात और कि इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, नंबर 1 ब्रह्म, नंबर 1 अरबों लोगों ने भारत से क्या क्या सीखा? गणित का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, शून्य का ज्ञान, और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, और उसके बाद में भारतीय अंक पद्धति की अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका नाम हिंसा था। उसके बाद में तुम्हारा ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत था, वो खंड काव्य अपने ले गए थे, जो आगे चलकर बगदाद के मैसूर अल फजारी ने उसका अनुवाद किया। किसमें? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में अनुवाद किया, और अरबी भाषा में अनुवाद करने के बाद में उसका क्या नाम दिया गया? सिंध हिंद। क्या नाम दिया गया? सिंध हिंद। सिंध हिंद के नाम से वो जाना गया, सिंध हिंद के नाम से जाना गया। जो बगदादी खलीफा मैसूर के दरबार में एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम अल फजारी था। वो अल फजारी ने अरबी भाषा में ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद किया, और उन्होंने बगदाद में एक अनुवाद करने की एक विभाग की स्थापना की। कहाँ पर? बगदाद में। उस विभाग का जो नाम था, उस विभाग का नाम था एक बैतुल हिकमत विभाग नामक एक ज्ञान गिरह, बैतुल हिकमत ज्ञान गिरह की स्थापना की। उसी में ही ये अनुवाद किए जाते थे भारतीय विद्वानों के सहयोग से। और आर्यभट्ट के जो ग्रंथ थे अरबी में अनुवाद, वो अरबी में जो अनुवाद हुआ था, तो उसका क्या नाम था? अर्धबहर के नाम से किया गया। और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, उसका नाम था कलीलाव दिमना। उसके बाद में अरबों ने सिंध में महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थापित किए, जिनमें पहला बंदरगाह अल महफूजा था। उसके बाद में जो मसूरा नामक तटीय बंदरगाह की स्थापना अरबों द्वारा की गई थी। तो ये अरब आक्रमण का प्रभाव था। ये तीसरी वीडियो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। पहली वीडियो थी आपकी इस्लाम का उदय, और दूसरी वीडियो थी सिंध पर आक्रमण कैसे हुआ, किसने किया और कब किया, और तीसरी वीडियो है अरब आक्रमण का प्रभाव। ये अरब आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा, क्या क्या नहीं पड़ा, और इसमें किस किस भाषा का, सांस्कृतिक भाषा का, अरबी भाषा का, ये इसमें क्या क्या इसमें कारण हुए, क्योंकि अरबी भाषा में ये अनुवाद किए गए थे। और इसमें भारतीय भाषा का भी अनुवाद किया, जो आगे चलकर
लगातार फारसी भाषा दरबारी कवि में सब, या तो सल्तनत जो काल था उसमें भी दरबारी भाषा कौन थी, फारसी थी। और आपका मुगल काल में जो दरबारी भाषा कौन सी थी, फारसी थी। ये इसमें भी इसका अध्ययन और इसमें शुरुआत की गई। और KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो को देखें। और आप लोगों का सहयोग बना रहे KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल पर। और आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।